में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर किसी एक राज्य में हुआ जिसने सैकड़ों एकड़ जमीन दी, वो था राजस्थान। 60,000 करोड़ मिला था, लेजिटिमेट था। जो माइन का कॉन्ट्रैक्ट छत्तीसगढ़ में मिला 11,000 करोड़ का, वो ईमानदारी से मिला, वो लेजिटिमेट था। सबसे बड़ा हाल के वर्षों में कहां मिला? केरल में, वो लेजिटिमेट था। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि जो आपके साथ 3 प्राइम मिनिस्टर से लेके 3 चीफ मिनिस्टर तक होता रहेगा, वो तो लेजिटिमेट था। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रदीप दास। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द इंडियन डिबेट शो। आपका इस चैनल में स्वागत है। तो आप बात करेंगे हम लोग सुधांशु त्रिवेदी जी के बारे में। मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, जो कि हर कोई मेरे ख्याल से होगा ही होगा, क्योंकि ये ऐसे प्रवक्ता है बीजेपी के। इनसे किसी भी तरह का कोई भी सवाल क्यों ना पूछा जाए, ये इनका जवाब देते ही देते हैं। आज सुप्रिया सिंह जी ने जो कांग्रेस की प्रवक्ता है, इनसे कई सवाल किए, तो उनका जवाब किस तरह से पूरी तथ्य के साथ इन्होंने जवाब दिया है, आप देखिए इस वीडियो में। जो लाइनें हटाई गई हैं, पढ़ के उन्होंने सुनाई, क्या संसदीय है उसमें? पहले तो इनकी बात का जवाब दे दूं, फिर उसका भी जवाब देता हूं। इन्होंने पहले कहा कि तथाकथित काला कानून वापस लेना पड़ा। यानी काला कानून जानते क्या था? एपीएमसी एक्ट होना चाहिए। भारत में एक राज्य है जहां वो तथाकथित काला कानून आज भी लागू वापस लिया कि नहीं वो बताइए ना। मैं बता रहा हूं, केरल में जड़मूड़ से नहीं है, मगर उसकी आवाज दिल्ली में सुनाई नहीं पड़ती, क्योंकि वहां से राहुल गांधी जी सांसद हैं। भैया ठीक, इन्होंने काले कानून का बड़ा विरोध किया और पंजाब में किस हश्र पे पहुंच गए सारी दुनिया ने देखा। इसलिए और जो लोग मैं पूछ रहा, देखिए पंजाब में जो सबसे बड़े किसान नेता थे वो चुनाव लड़े, उनकी जमानत जब्त हो गई। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े किसान नेता थे, उनके अपने गांव में उनसे ज्यादा वोट भाजपा को मिला, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उनकी पंचायत में जितने लोग बैठे रहते थे उतने वोट नहीं मिले उनको अपनी बूथ पे। इसका अर्थ यह होता है कि इकोसिस्टम क्या है और हकीकत क्या है, ये दोनों का अंतर है। अब दूसरा बिंदु इन्होंने कहा था कि मनमोहन सिंह जी को बोलने नहीं दिया। अब मैं मनमोहन सिंह जी का ही एक शेर जो उन्होंने पार्लियामेंट में बोला था, मैं कोट करता हूं, 100 जवाबों से अच्छी है मेरी ये खामोशी, जिसने न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। बोलने तो आपने नहीं दिया था। उनके नाम के आगे जो एमएमएस का फुल फॉर्म क्या था, मैं सिर्फ एमएमएस बोल रहा हूं और कुछ नहीं बोल रहा हूं, वो सबको पता था। अब मैं आता हूं जो इन्होंने बात कही। देखिए, संसद में एक परंपरा है कि किसी भी व्यक्ति का नाम यदि वह अपना उत्तर देने के लिए सदन में उपस्थित नहीं है अथवा उसका उत्तर नहीं है तो नाम लेकिन नहीं बोला जाता। अब आपने जब अडानी जी कहा तो अडानी जी कोई कंपनी नहीं है, अडानी जी व्यक्ति हो गया। आप कहते अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड, देन इट वुड हैव बीन अ कंपनी। व्हेन यू आर सेइंग अडानी जी, जो अभी सुप्रिया जी ने भी बोला, तो फिर एक व्यक्ति के बारे में यदि आप कह रहे हैं और उस व्यक्ति को वो जवाब देने के लिए संसद में उपस्थित नहीं है, तो ये एक संसदीय परंपरा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। और दूसरा, मैं परंपरा का एक और उदाहरण देता हूं। कोई ऐसा उदाहरण बताएं भारत के संसदीय इतिहास में अथवा विश्व के संसदीय इतिहास में जब किसी मीडिया में छपी एक स्टोरी के आधार के ऊपर जांच गठित हो गई हो और वो स्टोरी ऐसी हो जिसपे वो खुद वो कंपनी जांच के घेरे में हो। यूएस कोर्ट ने उन पर प्रतिबंध लगा दिया है, किसी अमेरिकी कंपनी को के ऊपर वो नहीं लिख सकते, मगर यहां भाई भाई कहते रहेंगे क्योंकि यूएस का प्रतिबंध तो है, मगर यहां वालों के साथ। तभी तो मैंने कहा विदेशी कॉन्स्पिरेसी की बात ऐसे ही नहीं कर रहे, गजब की जुगलबंदी है। यानी वहां पे अगर रोक भी लग जाएगी तो यहां से सुर तो बचता ही रहेगा। विदेशी एजेंसियों से आपकी जुगलबंदी, एलआईसी बोल चुकी है। उनकी बात को आप यहां मैग्नीफाई करते हैं राजनीतिक फायदे के लिए। नैतिक और दिमागी दिवालियापन पूरी भारतीय जनता पार्टी में दिख रहा है, तो उससे अछूते सुधांशु जी क्यों रहे? ये नैतिकता है और मैं नैतिकता से 10 सवाल बस पूछ रही हूं। छोटे छोटे सवाल हैं, इस जनता के सामने, इन युवाओं के सामने जरूर पूछने चाहिए। क्या अडानी घोटाले की जांच नहीं होनी चाहिए? यह हमारा पहला सवाल था। होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? और जोर से बोलिए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या एलआईसी का पैसा जो अडानियों की कंपनी में लगा वो लगातार गिरता रहा? इस पर सवाल पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? क्या एसबीआई व दूसरे बैंकों ने जो अडानी को 82,000 करोड़ रुपए दिए उस पर सवाल पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए? क्या यह नहीं पूछना चाहिए कि शेयरों के 32% से ज्यादा गिर जाने के बावजूद एलआईसी और एसबीआई को नुकसान हुआ अडानी में, उसके बावजूद इन्होंने एफपीओ में 525 करोड़ क्यों लगाए? यह हमारा सवाल था। हमारा सवाल था कि 1 लाख करोड़ नष्ट हो गए एलआईसी और एसबीआई के मिलाकर। इस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कौन है एलआईसी के लोग? 30 करोड़ लोग हिंदुस्तान के जो एलआईसी की पॉलिसी खरीदते हैं। 45 करोड़ जो अकाउंट होल्डर्स है एसबीआई के, वो गवर्नमेंट बैंक है। अगर
पार्लियामेंट नहीं सवाल पूछेगा तो कौन पूछेगा? क्या यह पूछा जाना चाहिए कि नहीं चाहिए कि $8 बिलियन से जिस व्यक्ति की आमदनी $140 बिलियन हो गई, उसके बचाव में सारी सरकार उतरी पड़ी है, सांसद उतरे पड़े? अरे अपनी सरकार का बचाव करिए, अडानी के बचाव में कहां उतरे पड़े हैं प्रभु? क्या ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि टोटल गैस ने अडानी की कंपनी में $50 बिलियन निवेश करना था, उसका डिसीजन परसों आ गया, वो रोक दिया गया? क्या यह नहीं पूछा जाना चाहिए कि डाउ जोन्स और S&P ने अडानी को अपने इंडेक्स से क्यों बाहर कर दिया? क्या यह नहीं पूछा जाना चाहिए कि नॉर्वे सॉवरेन फंड ने $200 मिलियन अडानी के शेयर अपने कल की तारीख में बेच दिए? क्या यह नहीं पूछा जाना चाहिए कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड, क्रेडिट स्विस, सिटी ग्रुप ने अडानी के पैसे लेने से मना कर दिया? और ये क्या यह नहीं पूछा जाना चाहिए कि इस देश का RBI, इस देश का सेबी, इस देश का SFIO, इस देश का MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इस देश का इनकम टैक्स, इस देश का डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इन्वेस्टिगेशन कहां है? वेयर इज द डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस? आई वांट टू नो। क्या ये बातें नहीं स्पष्ट होनी चाहिए कि अगर 16 लाख करोड़ मार्केट में डूबे, उसमें से 10 लाख करोड़ अडानी के थे, 6 लाख करोड़ तो छोटे निवेशकों के थे जिनका अडानी से कोई लेना देना नहीं? यह सवाल अगर सदन में चुने हुए सांसद नहीं पूछेंगे तो यह सवाल से बच के जा पाएंगे? सुधांशु जी, जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री से लोग पूछ रहे हैं आपका रिश्ता क्या है, और प्रधानमंत्री मौनी बाबा बन जाएंगे? जवाब तो आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल जवाब देता हूं। किसी भी फाइनेंशियल ईयर का, किसी भी चीज का फाइनेंशियल नेट प्रॉफिट या लॉस कब तय होता है? एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, एटलीस्ट एक क्वार्टर के बाद। ये एक हफ्ते में कंक्लूजन ड्रॉ कर लिए कि शेयर मार्केट में डूब गया। जो डूबी हुई मानसिकता से देख रहे थे, उन्हें एक हफ्ते में दिख गया कि डूब गया। ये कहते हैं LIC का पैसा। LIC का एक्सपोजर अडानी से 1%। मैं पूछता हूं, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी LIC की पॉलिसी मैच्योर हुई और उसे पैसा ना मिला हो? तो फिर कहां से डूब गया भाई? वो आपके दिमाग को डूबा हुआ। अब मैं आपको बताता हूं, आपने कहा, अब सुनिए, अब आपकी फाइनेंस की नॉलेज कम है। अरे भाई, अब अपने टर्न पे, अब आपने कहा कोई भी शेयर मार्केट होता है, उसमें उतार चढ़ाव चलता रहता है, ठीक है। भारत के फाइनेंशियल रेगुलेटर्स पे भरोसा नहीं, कोई बात नहीं। आपने ये बात कहने का प्रयास किया, आप कह रहे हैं रिश्ता क्या, तो मैं बताना चाहता हूं। अडानी को पहला कॉन्ट्रैक्ट कब मिला? राजीव गांधी जी के जमाने में, वो बिल्कुल लेजिटिमेट था, कैपेबिलिटी पे मिला था। पहला भारत का प्राइवेट पोर्ट, मुद्रा पोर्ट, नरसिम्हा राव के जमाने में लेजिटिमेट था, कैपेबिलिटी पे मिला था, है। मनमोहन सिंह जी के जमाने में FCI का कॉन्ट्रैक्ट मिला कि सारे गोदामों में 12% एश्योर्ड रिटर्न 15 साल तक मिलेगा। वो एकदम ईमानदारी से था और लेजिटिमेट था। पिछले 6 महीने में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर किसी एक राज्य में हुआ जिसने सैकड़ों एकड़ जमीन दी, वो था राजस्थान। 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, वो ईमानदारी से मिला था, लेजिटिमेट था। जो माइन का कॉन्ट्रैक्ट छत्तीसगढ़ में मिला 11,000 करोड़ का, वो ईमानदारी से मिला, वो लेजिटिमेट था। सबसे बड़ा हाल के वर्षों में पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट कहां मिला? केरल में, वो लेजिटिमेट था। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि जो आपके साथ 3 प्राइम मिनिस्टर से लेके 3 चीफ मिनिस्टर तक होता रहेगा, वो तो लेजिटिमेट था। मगर जो दूसरे में दिखाई पड़ रहा है वही इलेजिटिमेट था। और दूसरा मैं कहता हूं, अगर इलेजिटिमेट था तो बताओ राजस्थान सरकार ने क्यों नहीं कैंसिल किया? तो बताओ छत्तीसगढ़ की सरकार क्या कार्रवाई की है? तो बताओ केरल की सरकार क्यों नहीं कैंसिल कर रही है? इसे कहते हैं रिश्ता। तो यह है कि ऊपर से चिल्लाना है और पीछे से अंदर इन्वेस्टमेंट लाना है। इसी कारण से आपकी यह स्थिति होती है। और अब मैं एक टेक्निकल बात कहता हूं, अब मैं एक टेक्निकल बात सुनिए। हिंडनबर्ग एक विदेशी कंपनी है, ठीक है। यह बता दें, भारत की संसद या भारत के लॉ में कौन सा ऐसा प्रावधान है जिसमें जो विदेशी कंपनी भारत में ऑपरेट न कर रही हो उसको भारत की JPC बुला सके? ये बता दें तो मैं इनकी बात को विचार करने को तैयार हूं। आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि रोज इस तरह की नई वीडियो लेके आया करूं।